हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग नया चैप्टर एक चालू करने जा रहे हैं, अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, टॉपिक देख लेते हैं और एक एक करके उसको पढ़ेंगे। रुधिर, ब्लड को पढ़ना है, लसिका लिम्फ को पढ़ना है, परिसंचरण पथ सर्कुलेटरी पाथ को पढ़ना है, द्वि परिसंचरण डबल सर्कुलेशन को पढ़ना है, हृदय क्रिया का नियंत्रण, हृदय क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग, ये हम लोग के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है रुधिर, रक्त या कहिए ब्लड। तो चलिए चालू करते हैं, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। किस जो हमारी लिविंग सेल्स हैं उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और आवश्यक पदार्थ चाहिए। जीवित कोशिकाओं को ये सब चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु, और कोशिकाओं का समूह बनाती हैं ऊतक। ऊतक के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे O2 कंज्यूम होगी, CO2 जनरेट होगी। भाई C6H12O6 प्लस 6O2, तो क्या बन रहा है? 6CO2 प्लस 6H2O। कार्बनिक दहन से, इसके एरोबिक रेस्पिरेशन से, वायवीय श्वसन से इसका दहन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी यूज़ हो जाएगी शरीर के सारे काम करने के लिए, और ये साथ में ऑक्सीजन यूज़ हुई है, CO2 प्रोड्यूस हुई है, 6CO2 प्रोड्यूस हुई है और वाटर बना है। ठीक है जी। तो हमारा CO2 का जो लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, इसको साथ के साथ हटाना भी है शरीर से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है कि लगातार वो शरीर से हटती रहनी चाहिए। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। तो इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु ये जो पदार्थ बन गए, CO2 बन गए, इसका हटना भी जरूरी है। एक प्रभावी क्रियाविधि, एक इफेक्टिव प्रोसेस होना जरूरी है कि ये हटते चले जाए। तो विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके इनके हटाने के विकसित हुए। सरल प्राणी जैसे कि स्पंज व सीलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। तो हम लोग के जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, जो जहाँ से पॉरीफेरा से आप चालू हो जाइए, एनिमल किंगडम पॉरीफेरा से चालू होता है, जिसका कि मेंबर एक एग्जांपल है स्पंजेस। सीलेंट्रेटा अगला हम लोग का फाइलम आता है, जिसमें आपको टिश्यू लेवल का, ऊतक लेवल का विन्यास देखने को मिलता है। तो सीलेंट्रेट में बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में होता है। बॉडी कैविटी है उनमें, बॉडी कैविटी में पानी का उसमें सर्कुलेशन होता है, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का, किन पदार्थों का? CO2 का, ऑक्सीजन का, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एक्सचेंज ऑफ ये जो मटेरियल बन गए, सब्सटेंस बन गए, इनका आसानी से आदान प्रदान हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग होता है। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त, और मानव में, ह्यूमन बीइंग में, और उच्च प्राणियों में, हायर वर्टिब्रेट्स में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक समान तरल है। तो हायर वर्टिब्रेट्स में, हायर एनिमल्स में ब्लड की सहायता से इन पदार्थों का आवागमन हो रहा है। तो ये पदार्थ कोशिका के लेवल पे डिलीवर भी हो रहे हैं, उनको पहुंचाया भी जा रहा है, और CO2 वगैरह ब्लड के माध्यम से हटाई भी जा रही है। एक अन्य द्रव्य, एक और बॉडी फ्लूइड लसिका लिम्फ भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। तो ब्लड के अलावा लिम्फ का भी रोल है। एक और हमारा शरीर का द्रव्य लिम्फ लसिका भी कुछ विशेष तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर व लसिका के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है जिसमें हम लोग ब्लड और लिम्फ के वेसल्स, लिम्फ के बारे में, उसके
कंपोजिशन और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। साथ में इस चैप्टर में आपको ब्लड के सर्कुलेशन को भी समझाया गया। ब्लड पे आ जाइए। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड क्या है? स्पेशल टाइप का टिश्यू है, विशेष प्रकार का ऊतक है, जिसमें द्रव धात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हम लोग ब्लड को पढ़ेंगे। ब्लड कह रहा है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसमें द्रव अधात्री, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स मिल रहा है, द्रव अधात्री मिल रहा है, मैट्रिक्स जिसको कि प्लाज्मा बोल रहे हैं, ग्राउंड सब्सटेंस प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट तथा अन्य संगठित संरचनाएं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड को हम लोग बांट सकते हैं दो में, उसका ग्राउंड सब्सटेंस फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट, दैट इज द प्लाज्मा। तो ये हो जाएगा आपका तरल, द्रव्य का तरल भाग, मतलब ब्लड का द्रव्य भाग प्लाज्मा, और दूसरा हमारे हो जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में संगठित संरचनाएं। द्रव को, ब्लड को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, संगठित संरचनाएं। तो ब्लड को आपने, रुधिर को बांट दिया किस में? दो में, फ्लूइड पार्ट द्रव्य भाग प्लाज्मा, और हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा बनाता है नियर अबाउट 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं 45%। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। तो ब्लड हमारा, फिर से देखिए आप, ब्लड स्पेशल टिश्यू है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, फ्लूइड पार्ट द्रव्य भाग जो कि इसका ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा, धात्री बना रहा, द्रव धात्री, और हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स संगठित संरचनाएं। तो द्रव्य भाग में आ रहा प्लाज्मा और संगठित संरचनाओं में आ रही हैं हमारी डिफरेंट तरह की ब्लड में मिलने वाली सेल्स, जैसे कि हमारी रेड ब्लड कार्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स और प्लेटलेट्स। तो द्रव्य का, टोटल द्रव्य का 55% जो पार्ट है, वॉल्यूम है, वो फ्लूइड है, और 45% वॉल्यूम जो है वो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। तो रुधिर की बात हो गई। अब हम लोग रुधिर में प्लाज्मा को पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। तो ये लाइट ब्लू कलर का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल। अब प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर है। 6 to 8% प्रोटीन है। 6 to 8% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन मुख्य प्रोटीन है। और प्रोटीन्स में भी मेनली क्या है? एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, और ग्लोबुलिन, ये 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा में मुख्यतः उपस्थित प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने में या स्कंदन में होती। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ये रक्त का थक्का, जब कभी भी आपके चोट वोट लग जाती है तो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे एमसील, जैसे आप कोई आपकी पानी की पाइप है फट जाए तो आप एमसील लगा देते हो, ऐसे ही ये रक्त का थक्का एक तरह से वहाँ पे एमसील की तरह काम करता है। रक्त का थक्का बन जाएगा जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। अगर छोटी मोटी आप शेव कर रहे हो, कट लग जाए, खेल कूद रहे हो, आप फुटबॉल खेल लो, कोई चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे, ब्लीडिंग वहाँ पे थक्का बन जाता है। थक्का बनने में रोल किसका है? फाइब्रिनोजन का। ग्लोबुलिन का उपयोग इसी तरह से हम लोग, ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है? ग्लोबुलिन का उपयोग प्रतिरक्षा तंत्र में है। तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारा एंटीबॉडीज़ वगैरह जो बनती हैं उसमें प्रतिरक्षा तंत्र में है ग्लोबुलिन का। तथा एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने के लिए। तो एल्बुमिन्स
जो प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन का काम है परासरणी संतुलन बनाना, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म में, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा तंत्र में, और हमारे फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का बनाने में, फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का बनाने में। इनके ये तीनों रोल एक बार पूछे जा चुके हैं आपके नीट में, तो इन तीनों को फिर भी याद रख लीजिएगा। एल्बुमिन टेक्स पार्ट इन बैलेंसिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस, पर्यावरण परासरणी संतुलन के लिए। ग्लोबुलिन रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। और फाइब्रिनोजन फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के क्लॉट के लिए, थक्का बनने के लिए। प्लाज्मा में अनेक खनिज जैसे कि प्लाज्मा में आपको क्या मिल रहा है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। तो प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिल रहा है, प्लाज्मा में आपको 90 से 92% जो प्लाज्मा का भाग है वो वाटर है। 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स है, जिनमें मेनली फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है। फाइब्रिनोजन का काम है रुधिर का थक्का बनाने में, ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में, और हमारे एल्बुमिन का काम है परासरणी संतुलन को बनाने में, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में। इसके अलावा आपको प्लाज्मा में क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं, जैसे कि आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा बाइकार्बोनेट, क्लोराइड वगैरह इत्यादि पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण, मेरे मुंह से भी शायद गलत निकला था, शरीर में ट्रांजिट फेज, संक्रमण ट्रांजिट फेज की आती जाती रहती हैं चीज़ें। तो शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स वगैरह भी मिलेंगे। रुधिर का थक्का बनाने व स्कंदन के अनेक कारक, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स हैं वो प्रदर्भ के साथ निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, वो प्लाज्मा में रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक कारक हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो आवश्यक कारक, अनेक कारक आपको प्लाज्मा में मिल जाएंगे इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय अवस्था में। बिना थक्का स्कंदन के कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। और अगर हम प्लाज्मा से हम इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, तो जो चीज़ बचेगी उसको बोलेंगे सीरम। ठीक है, तो 3 द्रव्य हैं यहाँ पे जिनको आपको याद में रखना, ब्लड, प्लाज्मा और सीरम। तो ब्लड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्लड को हम लिख सकते हैं प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो हो जाएगा ब्लड। और प्लाज्मा को हम क्या लिख सकते हैं, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है जी, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, BCF, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वो कहलाएगा सीरम। या आपका ये सीरम प्लस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्लाज्मा। ठीक है, ये आपकी बातें क्वेश्चन मन में बना लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। तो संगठित पदार्थ पे आइए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आइए। हम लोगों ने प्लाज्मा की तो बात कर ली, अब हम लोग आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। तो लाल रुधिर कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स तथा पट्टिकाणु। लाल रुधिर कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट्स संयुक्त रूप से फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना रहे हैं। यह रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि ब्लड
ब्लड को आपने दो भागों में बांटा, फ्लूइड और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा इसका फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा जो 55% है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना है 45%। वो चीज़ यहाँ फिर से बताई गई कि यह रुधिर के लगभग 45% भाग बनाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे। चलो एरिथ्रोसाइट्स पे आइए, रक्ताणु पे आइए। लाल रुधिर कणिकाएँ या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके ब्लड में कौन सी मिल रही है सेल्स? लाल रुधिर कणिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स मिल रहे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएँ लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। तो ये आपकी 5 to 5.5 मिलियन, लगभग 50 से 55 होना चाहिए था यहाँ पे, 50 से 55, 50 तो है ही है, लगभग 50 से 50 लाख, 5 to 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर इनका नंबर 5 to 5.5 मिलियंस। वन मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख। तो अगर 1 मिलियन बराबर है 10 लाख के, तो 5 मिलियन कितने के बराबर है? 50 लाख के। तो यहाँ पे सीधे ही इसने लिख दिया 50 लाख। 50 से 55 होना चाहिए कि ये 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। लाल रुधिर कणिकाएँ की नंबर ब्लड में कितना है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहाँ बन रही हैं? बन रही हैं रेड बोन मैरो में। लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो प्रोडक्शन इनका कहीं कहाँ पे हो रहा है? रेड बोन मैरो में हो रहा है। किसका? RBC का, रेड ब्लड कॉर्पस्कल का प्रोडक्शन बन कहाँ रही है? रेड बोन मैरो में बन रही है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते। तो ज़्यादातर जो हमारे स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स लाल रुधिर कणिकाएँ ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। इसके लिए लिखते हैं ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। ज़्यादातर अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं मिलता। ई न्यूक्लिएटेड लिखेंगे इंग्लिश में उसको, न्यूक्लियस नहीं मिलता। तथा इनकी आकृति उभवातल बाइकॉन्केव होती है। तो लाल रुधिर कणिकाएँ मतलब न्यूक्लियस ना होने से आकृति कैसी हो जाएगी? आकृति इनकी ऐसी हो जाएगी, बाइकॉन्केव हो जाएगी, बीच से दबी हो जाएगी। कारण बीच से दबी का कारण ये कि भाई न्यूक्लियस नहीं है, तो बीच में थोड़ा सा आपको दूर से देखेंगे तो डिप्रेशन दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा लाल रुधिर कणिकाएँ। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते और इनकी आकृति उभयतल बाइकॉन्केव हो जाती है। ठीक है। इनका लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग की दिख क्यों रही है? क्योंकि उनमें क्या मिल रहा है? लोहा युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन, because of the presence of hemoglobin which is reddish in color। तो इनका लाल रंग लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग क्यों है? क्योंकि उनमें मिल रहा है लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन। ओके, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इनका लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीमीटर रक्त में 100 ml ऑफ ब्लड
12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है इन एन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। द HP कंटेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml में मिलीलीटर ब्लड में द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अराउंड 12 to 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, ब्लड से प्रति 100 ml ब्लड में। हीमोग्लोबिन का कंटेंट 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml ब्लड में करीब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन पदार्थों की किनकी? आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की। आरबीसी और हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका है इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में। तो वो गैसें जिनका श्वसन में इस्तेमाल हो रहा, ऑक्सीजन और CO2, ये हमारी कैसी गैसें हैं? ये हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, श्वसन गैसेज हैं। तो इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में आरबीसी, HP, हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। किसके संवहन में? ऑक्सीजन और CO2 के संबंध, ऑक्सीजन और CO2 के संवहन में। इन पदार्थों की श्वसन से गैसों के संवहन में, इन पदार्थों, किन पदार्थों? हमारे HP कंटेंट, आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी, इन पदार्थों का श्वसन गैसों के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन है। लाल रुधिर कणिकाओं का एवरेज लाइफ स्पैन, कितने दिन तक जिंदा रहेंगी? जो भी इस धरती पे आया है अल्टीमेटली नश्वर संसार है, वापस जाएगा। तो 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं, लगभग काम योग्य रहती हैं। 120 दिन के बाद जाके इनका डिजनरेशन हो जाता, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो 120 दिन बाद कहानी ख़त्म। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा में होता है और उसके बाद इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विनाश हो जाता है। कहाँ पे? प्लीहा में, स्प्लीन में। तो लाल रुधिर कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान हम लोग किसको बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान हम लोग प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है जी। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा ब्लड के दो भाग, कौन से? फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये 55% है, ये 45% है। प्लाज्मा को हम लोग फिर से बांट सकते हैं किस में? ये तो हमारा हो गया फ्लूइड पार्ट और ये हो गया हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स 55%। और प्लाज्मा में आपको क्या मिल रहा है? 90 से 92% वाटर, 6 से 8% आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स और आपको मिनरल्स मिल रहे हैं। सोडियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोराइड मिलेंगे और साथ में हमको मिलेंगे, क्लोराइड के अलावा हमको मिलेगा इसमें फैट भी मिल रहे हैं, लिपिड भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट भी मिल रहे हैं। तो ये तो मिनरल्स हो गए और ये इधर ये आपके मोनोसैकेराइड्स वगैरह भी मिलेंगे, फैट ग्लोब्यूल्स भी मिलेंगे, ये सब भी मिल रहा है। क्योंकि ये कैसे हैं? ये संकरण पदार्थ है, संकरण के पदार्थ है। संकरण के पदार्थ मतलब ट्रांजिट फेज में, तो ब्लड में भी आते जाते रहते हैं। ठीक है जी। ये था हमारा इसके बारे में जानकारी। उसके बाद इरिथ्रोसाइट्स को हम लोगों ने पढ़ा। इरिथ्रोसाइट्स का नंबर कितना? 5 to 5.5 मिलियन है इन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इरिथ्रोसाइट्स रेड कलर की क्यों आ रही हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट प्रोटीन। एक प्रोटीन उनमें मिल रही है, वो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ये रेडिश अपीयरेंस आ रही है आरबीसी की। ठीक है। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? इन द एडल्ट फेज में इसका प्रोडक्शन हो रहा है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है। और आरबीसी ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर में आरबीसी कैसी हैं? ई न्यूक्लिएटेड है। कि न्यूक्लियस निकल गया है इस कोशिका से। तो कोशिका थी, न्यूक्लियस निकल गया, क्योंकि केंद्र से न्यूक्लियस निकल गया इसलिए यहाँ पर डिप्रेशन हो गया, इसलिए बाइकॉन्केव शेप की हो गई है।
तो न्यूक्लियस निकाल क्यों दिया गया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसमें एक हीम मॉइटी है और उससे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक ऑक्सीजन से अटैच हो सकती है। इसका मतलब है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में नियर अबाउट 12 to 16 ग्राम है पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ब्लड में, यहाँ पे देखिए, प्रति 100 ml ब्लड में, रक्त में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना, 12 से 16 ग्राम है। और इसकी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस बहुत आवश्यक है, इसेंशियल है फॉर द कंडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस के संवहन में, परिवहन में हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है। हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी के बाद लाल रुधिर कणिकाओं का एवरेज लाइफ स्पैन कितने सालों तक जिंदा रहेंगी? 120 दिन तक। 120 दिन इनका औसत आयु है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा में होता है और बाद में इनका डिस्ट्रक्शन किस में होगा? प्लीहा में होगा, स्प्लीन में होगा। तो स्प्लीहा या प्लीन को हम लोग कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान। ये हो गई आपकी आरबीसी के बारे में जानकारी। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी की जानकारी करने कि डब्ल्यूबीसी में क्या है सीन। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी तो लाल रुधिर कणिकाएं इरिथ्रोसाइट्स और ये हमारे ल्यूकोसाइट्स या कहिए आप वाइट ब्लड कार्पस्कल्स को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा और हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा तो ये कलरलेस होंगी। वो कैसे थी? वो रेड इन कलर्ड। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट प्रोटीन, स्पेशल टाइप की प्रोटीन मिल रही, कॉन्जुगेट प्रोटीन मिल रही, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आरबीसी रेड कलर की थी। यहाँ पे बात हो रही है डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट की। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो मैच्योर आरबीसी में केंद्रक निकल गया था, इन्यूक्लिएटेड हो गया था, लेकिन ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो इनकी संख्या कम है लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से, इनकी संख्या कम है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्यों कितनी थी? 5 से 5.5 मिलियन, 50 से 55 लाख थी। तो इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम है, नियर अबाउट 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है। इतना ज़्यादा फर्क है। कितना ज़्यादा फर्क है भैया? यहाँ पे 6000, यहाँ पे 50 लाख। तो 6000 का 60,000, 60,000 का 6 लाख, 100 गुना का फर्क हो गया। 6000 का 60,000 का 6 लाख। अगर वहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे 5 से 5.5 लाख थी संख्या, यहाँ पे 6000 है केवल। तो आपको ये देखिए कितने गुना का फर्क आ रहा। हमारा लगभग 100 गुना का फर्क आ रहा। 6000 से 8000, तो इसको 6000 से 8000 6 लाख करिए। फिर उसके बाद 6 लाख तक करने के बाद भी आपको कितनी चाहिए है? 55 लाख चाहिए। समझे आप? 55 लाख चाहिए ना, तो 700 गुणे का लगभग फर्क है। 700 गुणे का, हर 700 डब्ल्यूबीसी होंगी तो एक 700 आरबीसी होंगी तो एक डब्ल्यूबीसी होगी। भैया ये 600 से 800 है, 6000 से 8000, 6000 गुणे कर लीजिए आप 700। उससे अच्छा 800 से गुणा करिए तो आपका क्या आ रहा? देखो 3, 4, 5, 6, 7, 56, तब आया आपका ये 56 लाख, जो कि हम आपको बता रहे हैं कितना, 50 से 55 लाख। 56 लाख आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हर 700 आरबीसी पे एक डब्ल्यूबीसी है। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का एवरेज कितना है रेशियो, तो एवरेज रेशियो इज 700 to 1।
जिसमें से 700 हैं आपकी RBC और 1 है WBC, इतना फ़र्क है। तो WBC की मात्रा संख्या RBC की तुलना में काफ़ी कम है। सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती है और इनका लाइफ स्पैन भी कम है। उसका लाइफ स्पैन था 120 दिन, इसका लाइफ स्पैन कम है। इनकी दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। WBC को हम लोग दो तरह की WBC, दो क्वालिटी या कहिए दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को हम लोगों ने ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट दिया है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स।